डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे और जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके उसको देखें, समझें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट लेक्चर देखना, क्योंकि बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है। तो उस लेक्चर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन कंपटीशंस में पूछे जाते हैं या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ट्राई किया हूँ। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, एक आया था क्वेश्चन मेरे पास कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, यहीं से इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब या तो इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, रेजिस्टेंस पे, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए एंड सेमी कंडक्टर्स के लिए अलग होता है। ठीक है, अब देखो सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर प्योर सेमी कंडक्टर है, प्योर मतलब कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है, अगर ये 0 केल्विन पे ले जाओगे या इसका टेम्परेचर जब रिड्यूस करोगे, कम करोगे, मतलब कि टेम्परेचर इसको कम करोगे, तो क्या होगा, ये कैसे वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। बताया था ना कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो कैसे वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह। अब इंसुलेटर में बताओ आर कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस अधिक होगा तभी तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम करने पर हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, रिलेशन देख रहे हो, अपोजिट हो गया। इसीलिए जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एग्जांपल तुम ऐसे ही समझ सकते थे। दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको हीट करते जाओ तो क्या होगा, ये होगा कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको कुछ एनर्जी मिलेगा जब हीट करोगे, तो वो क्या करेंगे, वैलेंसी सेल को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे मतलब कि फ्री हो जाएंगे कंडक्शन के लिए, और जितना ज़्यादा हीट देते जाओगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आते जाएंगे, मतलब उतने अधिक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा जनरेट होंगे, मतलब कि वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। यहाँ पे देखो, कल जो बताया था, ये डायग्राम बताया था ना, कि इसमें क्या होगा कि जैसे ही तुम दोगे, बाहर से एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो ये जो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पे क्या, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए और इसी के कारण करंट कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक क्रिएट होंगे, जिसके कारण हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर कंडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पर भी इस ऐसे भी देख सकते थे कि जो तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और देखो इसी को ये टर्म दिया गया है, ये देखो, ये लिखा ना, थर्मल एजिटेशन, इसी को बोलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी पढ़ोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है। कभी कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कभी कभी हीट हो जाता है, बाहरी इन्वायरमेंट के कारण टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा टेम्परेचर का, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसका इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर हमारी कंडक्टिविटी घटती या बढ़ती है। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए देखे होंगे कि जो भेल वेल में जाओगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में, तो वहाँ बड़े बड़े मशीन रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स
वाले भी रहते हैं तो वहाँ पे एसी लगा रहता है। चाहे एटीएम मशीन में देखो एसी क्यों लगा रहता है, जो वहाँ गार्ड बैठता है उसके लिए नहीं लगा रहता है, वो उस मशीन के लिए लगा रहता है कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये समझ में आया। और थर्मल एजिटेशन मतलब कि वही कि अगर हीट मिल रहा है बाहर से तो कंडक्टिविटी, हीट अगर बाहर से मिलेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो इसी को बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि थर्मल एजिटेशन बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा मेटल्स के लिए होता है या कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि डोपिंग लेवल अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या चेंज करेंगे डोपिंग लेवल, तो एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो देखो सीधी सी बात है कि जब डोपिंग लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा, जितना अधिक डोपिंग करोगे उतना ही, अगर मान लो पेंटावेलेंट के डोपिंग करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ट्राईवेलेंट के डोपिंग करते हो तो होल मिलेगा। तो जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, ये जितना अधिक होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पढ़े थे कंडक्टर्स में तो बिल्कुल ये जीरो होता है, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा कम होता है, इंसुलेटर में और अधिक होता है। मतलब वहाँ से क्या तुम निकाल सकते हो, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो कि कंडक्टर्स के लिए हमारा जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। और जैसे जैसे कोई मान लो कि तुम्हारा इंसुलेटर टाइप का मटेरियल है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, जैसे जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी उसका जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब जब डोपिंग बढ़ाए तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा जो एनर्जी गैप होगा ये कम होगा। क्वेश्चन में यही पूछा है आउटपुट, तो इसका मतलब ये कम होगा। और फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर डोपिंग लेवल अगर हम लोग कम करें तो क्या होगा। तो भाई जब डोपिंग लेवल कम कर दोगे तो हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। जब कंडक्टिविटी कम होगा मतलब किधर तुम मूव कर रहे हो, इंसुलेटर्स की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब तुम्हारा ईजी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल था क्वेश्चन कि डोपिंग लेवल बढ़ाने पर और या चेंज करने पर एनर्जी गैप में क्या चेंजिंग आता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग खुद ही देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो क्यों, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों। अब ये थोड़ा सा एक था, इसको ज़रा सा देख लो। ये एलिमेंट ग्रुप 13, 14, 15। 13 मतलब कि जिसके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसमें क्या होगा, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर यहाँ लिखे हैं 5, 13 और 31। और 4 वाले कौन से हो गए, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बताया था। क्योंकि इसमें क्या होता है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 लिखा है एलिमेंट ग्रुप 14, तो इसमें क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका एटॉमिक नंबर 6, 14 और 32। फिर ऐसे ही एलिमेंट ग्रुप 15 मतलब कि जिसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, मेनली फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसका एटॉमिक नंबर 15, 33 और 51। तो ये तुमको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कौन से तुम्हारे ट्राईवेलेंट हैं, ये तुम्हारे ट्राईवेलेंट होंगे, ये तुम्हारे पेंटावेलेंट होंगे, और ये तुम्हारे ऐसे हो गए जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि पी टाइप मटेरियल क्या होता है और एन टाइप मटेरियल क्या होता है। अब ये हमने प्योर सेमीकंडक्टर से एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप दोनों अलग अलग हमारी जो ज़रूरत थी उसको ये सर्व नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या किया गया कि पी टाइप और एन टाइप दोनों, ये देखो ये क्या है, पी टाइप है और ये एन टाइप, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एक साथ ज्वाइन किया। ठीक है ना, तो जब ज्वाइन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर इसका निकल के आता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि कल पढ़े ही थे, पता ही होगा। और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये माइनॉरिटी कैरियर्स कहाँ से आते हैं, ये थर्मल एजिटेशन के कारण आते हैं।
थर्मल एजिटेशन बताया था कि क्या होता है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है उसको भी अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वैलेंसी सेल से निकल के, बाहरी कोश से निकल के बाहर चले जाते हैं, तो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम रहती है, इसीलिए उन्हें माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एन टाइप में होगा। मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब हम लोग ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या था, डोनर इम्प्योरिटी था। कल बताया था कि ये क्यों पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये क्या है तुम्हारे, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारे क्या होगा, होल्स हो गए, और ये तुम्हारे क्या होगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। कल फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कि ये क्यों निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, ये बताएंगे ये क्या होता है। देखो डिफ्यूज़न का हिंदी जो होता है वो होता है विसरण, सब लोग कभी ना कभी नाम सुने होंगे। डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल होता है या कुछ भी होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन मतलब समझ लो, कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो एक रूम है, एक रूम में 100 लोग हैं और एक रूम में 20 लोग हैं, तो जो 100 लोगों वाला रूम होगा उसको बोलोगे कि हाईली कंसंट्रेटेड है, और जो 20 लोगों वाला रूम रहेगा उसको क्या बोलोगे कि उसका कंसंट्रेशन लो है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों रूम के बीच में एक दरवाज़ा है, अगर उसको खोल दिया जाए तो जिस रूम में 100 लोग हैं उसमें से कुछ लोग निकल के दूसरे रूम में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अब देखो पी टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और एन टाइप में क्या है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ये जब दोनों अलग अलग थे तब तो ठीक था, लेकिन जब दोनों को ज्वाइन किया गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अधिक है तो ये मूव करके इधर जाना चाहेंगे, और यहाँ पे होल्स अधिक है तो ये मूव करके इधर जाना चाहेंगे पी टाइप में। तो यही प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न का इसमें। तो जब हम लोग पी और एन टाइप को मिलाते हैं एक साथ तो डिफ्यूज़न होता है। देखो डिफ्यूज़न होने का मतलब तो तुम समझे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये जाके, अब होल का मतलब क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन एक की नीड रहती है, वो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो समझो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वाला इसमें चला गया, ये वाला इसमें चला गया, और ये वाला इसमें चला गया। तो इसके बाद क्या कंडीशन बनेगा हमारा, देखो इसके बाद देखो कैसे कंडीशन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, क्योंकि ये कहाँ चला गया, पी टाइप में चला गया, सॉरी एन टाइप में चला गया, और ये होल भी गायब हो जाएगा। क्योंकि होल क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती थी, और उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गया, पी टाइप के साइड से एक इलेक्ट्रॉन इसको आके मिल गया। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो बन गया, इसमें देखो क्या है कि जो पहले यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे या जो इधर होल्स थे ये क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले होल में क्यों नहीं मिला। ठीक है ना, केवल इतना ही, मतलब कि केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन इसको बोल सकते हो। मतलब जब होल में इलेक्ट्रॉन जाके मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि केवल इतना ही क्यों हुआ, या कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये प्रोसेस रुक क्यों जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखो समझने का ट्राई करेंगे, इसी डायग्राम से देखते हैं। देखो क्या होता है, अब देखो अब यहाँ पे जब तक इसके साथ इलेक्ट्रॉन था तब तक तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है ना, जब तक यहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूट्रल था,
लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो क्या हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब तक यहाँ पे होल था तब तक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैं ये बताया था कि क्यों ये नेगेटिव आयन हो जाएगा, जब इसके पास होल में आके इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज बन गया। पहले तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे, अब ये यहाँ पे चार्ज बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हो, एक यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल मतलब क्या होता था, विभव या वोल्टेज बोल सकते हो, अब बैरियर मतलब कि रुकावट। अब इसी पोटेंशियल बैरियर के कारण फर्दर मूवमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। देखो क्यों नहीं होता, अगर मान लो ये होल्स, अगर समझो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना चाहे तो यहाँ पे आके ये रुक जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, नेगेटिव आयंस हो गया है, तो ये नेगेटिव आयंस इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव आयंस है, ये भी क्या है तुम्हारे नेगेटिव्स हैं। तो सेम चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और वैसे इसके लिए समझ सकते हो, अगर होल इधर मूव करना चाहता है तो होल को कैसे कंसिडर करते हो, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी है, तो ये क्या करता है, इसको इधर मूव करने नहीं देता है। तो एक सर्टेन लेवल के बाद हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट रहता है, या उसी को क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन प्रोसेस जो रहता है, वो रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है, क्योंकि कुछ समय बाद एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है कि केवल एक पी टाइप का मटेरियल लिया है, ये उल्टा बन गया, ये एन टाइप है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पी टाइप है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या लिया है, केवल एक एन टाइप का मटेरियल लिया और एक ये पी टाइप का मटेरियल लिया, इनको दोनों को एक साथ ज्वाइन किया, बाहर से अभी कोई वोल्टेज नहीं लगाया है। तब भी क्या होता है कि एक हमारा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जैसे हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं उसके कुछ ही समय बाद। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर जो जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल मतलब कि बिल्ट इन का मतलब कि ऑलरेडी बिल्ट होता है, मतलब पोटेंशियल जो होगा, मतलब पी और एन जंक्शन, जब पी एन जंक्शन होगा तो उसमें एक ऑलरेडी उसमें एक पोटेंशियल बिल्ट इन रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, बिना कोई बाहर से सप्लाई लगाए। और वो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज हो जाते हैं तो हमारे ये इमोबाइल आयंस बन जाते हैं। देखो एक कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं, तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन है पूरा, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिप्लीशन रीजन है। तो इस डिप्लीशन रीजन में क्या है, हमारे इमोबाइल आयंस हैं। क्या है, इमोबाइल का मतलब क्या हुआ कि जो मूव ना करते हो, और आयंस हैं मतलब कि ये चार्ज्ड हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल्स गायब हो चुके हैं तो ये चार्ज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये तुम लोग अब देख चुके। अब देखो कि जो डिप्लीशन रीजन होता है, देखो डिप्लीशन रीजन को डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है डिप्लीट करना। डिप्लीट मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ के चले जाना। ठीक है ना, तो डिप्लीशन रीजन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये क्या हो गए, छोड़ के चले गए। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे, ये छोड़ के पी साइड में चले गए, और पी साइड में होल्स थे, वो कहाँ चले आए, वो एन साइड में चले गए। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हो, डिप्लीशन रीजन बोलते हो, क्योंकि वहाँ जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो मूव करके अदर साइड चले गए। ठीक है, अब देखो ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है कि ये कितना चौड़ा होगा। ठीक है ना, ये कितना चौड़ा होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखो वो चीज़ जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे करता है, डोपिंग लेवल पर। ठीक है, अगर डोपिंग लेवल जितना अधिक होगा उसके डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई उतनी कम होगी। अभी जब आगे पढ़ोगे, जब डायोड्स पढ़ोगे, टनल डायोड और जेनर डायोड, तो उसमें डोपिंग लेवल अधिक रहता है। जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड रहते हैं उसके रिस्पेक्ट में डोपिंग लेवल अधिक रहता है, इसलिए वहाँ पर डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ाएंगे तो
सॉरी, अगर डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा। अब देखो इस डायग्राम की सहायता से जो बाकी चीज़ है वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन, डी से ये रिप्रेजेंट किया है। अब देखो इसको क्या किया है, जो एन साइड वाला है, ठीक है, और एन साइड को किससे रिप्रेजेंट किया, डी एन, मतलब कि एन साइड का डिप्लीशन रीजन, और ये डी पी मतलब कि पी साइड का डिप्लीशन रीजन। ठीक, डी क्या होगा फिर, डी क्या हो जाएगा, डी एन प्लस डी पी हो जाएगा, मतलब पी साइड में कितना डिप्लीशन रीजन है और एन साइड में कितना डिप्लीशन रीजन है, दोनों का सम। ठीक, और ये क्या लिखा है, एन डी और एन ए, एन डी और एन ए लिखा है कि डोनर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और एन ए क्या हो गया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये दिखाया है, ये वोल्टेज क्या हो गया, इसी को क्या क्या बोल सकते हो, बताया था, पोटेंशियल बैरियर या बिल्ट इन वोल्टेज। ठीक है, अब देखो एक ये फार्मूला होता है, इसको समझ लो, ये क्या लिखा है, डी पी इंटू एन ए, डी पी मतलब पी साइड में कितना डिप्लीशन रीजन है, और एन ए मतलब कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन लेवल कितना है, और डी एन क्या हो गया, एन साइड में कितना डिप्लीशन रीजन है, और एन डी क्या हो गया कि डोनर इम्प्योरिटी का कितना कंसंट्रेशन है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें देखो 4 एंटिटी है, 4 में से कोई 3 दे देगा और चौथा पूछ लेगा, जैसे दे लेगा कि कोई पी एन जंक्शन है, उसमें पी साइड में डिप्लीशन रीजन इतना माइक्रोन है तथा इम्प्योरिटी ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन समथिंग है, और एन साइड का डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई इतनी है, तो डोनर आयन की डोनर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन बताओ। ठीक है, ये हो गया, ये तुम लोग को डायग्राम में बता ही चुका मैं। अब ये देखो, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है या जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, इसका फार्मूला होता है, वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ठीक है ना, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल टू वी टी नेचुरल लॉग एन ए इंटू एन डी अपन एन आई स्क्वायर। तो एन ए एन डी तो तुम्हें पता है क्या होता है, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, और एन डी डोनर आयन कंसंट्रेशन, और जो एन आई होता है, एन आई मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक मतलब कि प्योर, पहले कोई सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर लोगे, उसी में तो डोपिंग करके उसे पी टाइप या एन टाइप बनाओगे, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर लोगे उसका कंसंट्रेशन कितना था, वो एन आई रहता है, ये तुम्हें दिया रहेगा। और वी टी क्या होता है, वी टी होता है कि थर्मल वोल्टेज इसको बोलते हैं। थर्मल वोल्टेज मतलब कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, कि जो भी तुम्हारा एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, जिस इन्वायरमेंट में ये डिवाइस रखा जाएगा पी एन जंक्शन, उसका कितना टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे ये वी टी होता है। तो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस पे हमारा डिवाइस रहता है, तो ये वी टी कितना आता है, लगभग 25 या 26 मिली वोल्ट आता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वी टी क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू समथिंग, एक फार्मूला होता है, उससे ये निकल के आता है 26 मिली वोल्ट, तो वो बताना। ठीक है, तो तुम लोग इतनी चीज़ें पढ़ चुके। अब ये बताना कमेंट सेक्शन में बताना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो कि जो डिप्लीशन रीजन होता है उसी के अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन जोन, जंक्शन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन और स्पेस चार्ज लेयर। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो आज हम लोग केवल पी एन जंक्शन पढ़े, पी एन जंक्शन डायोड नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़े कि एक पी टाइप मटेरियल लिया और एक एन टाइप मटेरियल लिया, दोनों को ज्वाइन करके एक साथ फ्यूज कर दिया, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है।